हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं ऑनलाइन पार्टनर पाठशाला। आज मैं आप लोगों को यूक्लिड विभाजन परिमिका का परिमेय एक बताएंगे और उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। और उस पर जो आधारित सवाल है उदाहरण में, उसको हम लोग सॉल्व करके समझेंगे, ठीक है। चलते हम लोग परिमेय की ओर, ठीक है। चलिए दोस्त, ये लिखा हुआ है परिमेय। कहता है दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी पूर्ण संख्या की ओर आर विद्यमान है। देखिए, यूक्लिड विभाजन परिमिका में आपको वास्तविक संख्या का जब इंट्रोडक्शन था तो अगले क्लास में आपको बता चुके हैं, ठीक है। मगर हम परिमेय आपको नहीं बताएं कि परिमेय क्या कहता है, क्योंकि परिमेय का मतलब होता है थ्योरी और थ्योरी का मतलब होता है कॉन्सेप्ट। यानी थ्योरी यदि आप नहीं जानते, उसका भाषा आप नहीं जानते, तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। कब होगा प्रॉब्लम? जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइएगा तो उसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है। तो हम लोग क्यों नहीं उस प्रॉब्लम की जो जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो उसको ही खत्म कर दें। तो चलते हैं, देखते हैं, ठीक है भैया। देखिए, कहता है दो धनात्मक पूर्णांक, और कभी भी यूक्लिड विभाजन परिमिका मतलब यूक्लिड ने ऋणात्मक पूर्णांक के लिए कुछ नहीं बनाया। जब धनात्मक पूर्णांक होगा तभी उसका एचसीएफ निकालने का उन्होंने तरीका बताया और कॉन्सेप्ट को दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिखे है सर, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर पूर्ण संख्या कौन होगा? क्यू और आर का मान होगा पूर्ण संख्या। और आपको हम पहले बता चुके हैं क्यू किसका नाम है? भागफल का। और आर किसका नाम है? शेषफल का। और ए किसका नाम है? भाज्य का। बी किसका नाम है? भाजक का। आप यदि भाग देने के लिए आपको बोले तो आप क्या बोलिएगा कि दो गो हमको संख्या चाहिए। देखिए यहाँ पे हम बोले आपको 16 से भाग दीजिए 30 में, तो आप कहें कि 16 और 30 चाहिए सबसे पहले हमको, तब तो हम किसी में भाग देंगे। खाली हम आपको बोलेंगे 30 में भाग दो, 30 भाग दो, तो दे पाइएगा नहीं। इसके लिए आपको भाजक भी चाहिए, तो दो संख्या ही चाहिए। तो दो संख्या जैसे हम ए में इससे बी से भाग दिए, तो भाग देने पे भैया क्यू आता है और बच जाता है शेषफल आर। इसी का नाम है भाजक, इसका नाम भाज, इसका नाम भागफल, इसका नाम शेषफल, ठीक है। तो ये सब कुछ जानते हैं आप। तो यही कहा कि यदि आप दो संख्या में भाग देते हैं, दो संख्या को क्या करते हैं? भाग देते हैं, तो उसमें Q और R जो है पूर्ण संख्या के रूप में मौजूद रहता है, विद्यमान रहता है। तो ये बात को आप जानते हैं। ए बराबर यदि हम लिखें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए बराबर BQ प्लस R, ठीक। कोई प्रॉब्लम इस बात से लेके आपको नहीं होना चाहिए। अब कहता है यहाँ पे हम मिटा दिए, चलिए देखिए फिर से E R। अब इसमें कहता है कि B का वैल्यू R से हर हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। B का वैल्यू R से हर हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। और कहता है कि Q और R जो होगा पूर्ण संख्या होगा। कि पूर्ण संख्या का मतलब आपको पता है कि R का वैल्यू 0 हो सकता है, Q का वैल्यू 0 हो सकता है। एक तो होगा, दो होगा, तीन होगा, मगर 0 दोनों का वैल्यू हो सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो R का वैल्यू क्या होगा? B से छोटा। R का वैल्यू क्या होगा? B से छोटा। कब? हमेशा। कब? हमेशा, ठीक है, दिक्कत नहीं। तो इसी चीज को हम लिखते हैं। तो R का वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं? 0 भी लिख सकते हैं। R का वैल्यू 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 से बड़ा होगा, ये कोई दिक्कत वाला बात नहीं। और हम क्या बोले? R का वैल्यू से बड़ा होता है B का। कोई दिक्कत तो भैया बोलिए, इस बात में कोई दिक्कत। इसी चीज को एक ही बार में हम लिखते हैं जो बुक में लिखा है। R 0 से क्या होता है? सॉरी,
0 से r बड़ा होता है और बराबर होता है, और r से बड़ा कौन होता है? b। देखिए कोई दिक्कत नहीं। इसी बात को यूक्लिड ने इस परिमेय द्वारा एक परिमिका दिया। परिमिका का मतलब जो परिमेय की सहायता से बना थ्योरी, उसको परिमिका कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये दिक्कत नहीं, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और आपको समझाने का कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये 455 और 42 का एचसीएफ ज्ञात। एक बात ध्यान दो, यूक्लिड विभाजन परिमिका से हम लोग एचसीएफ को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यूक्लिड विभाजन परिमिका से हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं? एचसीएफ को ज्ञात कर सकते हैं। और इसके अनुसार यदि ज्ञात करते हैं तो हम लोग कहते हैं यूक्लिड परिमिका द्वारा एचसीएफ निकाल सकते हैं। एचसीएफ निकालने का और अदर विधि है, जैसे गुणनखंड विधि से आप निकाल सकते हैं। आप यदि और आप भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और आप किससे निकाल सकते हैं? यूक्लिड विभाजन। जब आप छोटे क्लास में हुआ करते थे तब आप गुणनखंड विधि का प्रयोग करते, जब 4-5 में आप पढ़ते थे। थोड़ा सा और आप बड़े हुए, जैसे 5-6 में आ गए, 7th में आ गए, तो आपको भाग विधि के द्वारा एचसीएफ सिखाया गया। जब आप 10th क्लास में आ गए तो यूक्लिड विभाजन परिमिका के द्वारा आपको एचसीएफ सिखा रहा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसका एचसीएफ हम लोग जिस विधि से आपका मन करे उसी विधि से आप एचसीएफ को निकाल लीजिए। बस आपको एचसीएफ निकालना। इसमें यदि यही लास्ट में बोल दे यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग कर एचसीएफ ज्ञात करें, तब आपको यूक्लिड विभाजन परिमिका का ही प्रयोग करके निकालना होगा। तो हम उसी का प्रयोग करते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमिका का ही प्रयोग करके निकालते हैं। देखिए इसमें कहा कि जो बड़ा है उस ये बड़ा है, इस बात से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई एतराज नहीं होगा। जो बड़ा है उसको रखेंगे, जो छोटा। अब हम यहाँ पे भाग विधि का सहारा लेके इसको बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसको इससे भाग दिए, दे दीजिए भैया, तो कितना 10 बार। देखिए 420 है, तो बचा कितना 5, यहाँ कितना बचा 3, कितना है 35। अब देखिए इसमें शेषफल 0 तो नहीं आया, तो अब क्या होगा? जो भाजक था, ठीक है, वो भाज्य बन जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। सॉरी, पहले इसको लिखे 42 × 10 लिख दिए, शेषफल मतलब जुट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस 35 को इस यहाँ आ जाएगा, एक बार खाएंगे तो 35 बचा कर तो ये 7। अब फिर इस 7 को ई वाला यहाँ आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी बात को यहाँ पे लिख दीजिए। अब क्या यहाँ पे 42 है बीच में, तो यहाँ पे 42, यहाँ 35 गुना कितना 1, 35 प्लस में क्या भी है 7। अब यहाँ पे कितना है बीच में 35, और यहाँ पे कितना है 7, और यहाँ पे कितना है 5। अब प्लस में कुछ नहीं तो क्या आपका। तो जब शेषफल 0 हो जाए तो उस 0 वाला शेषफल का भाजक जो होता है वही एचसीएफ होता है। तो अतः 455 और 42 का एचसीएफ कितना होगा? ठीक, तो समझ गए आप। चलिए हम लोग नेक्स्ट में यदि जाते हैं तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे आता है बार बार, और ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और बहुत ईजी है, जो कि आपको कोई नहीं बताया अभी तक। हम देखें बुक में पढ़ा है, मगर कोई टीचर इस बात को नहीं बताते हैं, क्योंकि उसको पता है कि स्टूडेंट इसको समझेगा ही नहीं, और हम कहते हैं कि आपको हम 1 सेकेंड में इसको समझा देंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से इसको देखिए। देखिए लिखा है
कि दो धनात्मक पूर्णांक, यहां से लिखते हैं दो धनात्मक पूर्णांक C तथा D, C और D है, कोई दिक्कत? जो D है तो इसका SCF ज्ञात करें, बुक में दिया है। ठीक, दो धनात्मक पूर्णांक C और D है तो इसका SCF ज्ञात करें। तो आप इसमें जानते हैं कि जब C D है तो इसमें कंडीशन दिया होगा, ऐसे आपको एक लाइन देखी नहीं, इसमें कंडीशन दिया है कि जब R का वैल्यू 0 हो, और दूसरा कंडीशन दे दिया C बड़ा हो D से। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा? तो आप जानते हैं कि C बराबर, जब बड़ा है तो C यहाँ, तो D और E Q है, यहाँ पे R होगा, यही फॉर्मूला जानते हैं। तो C रहेगा। अब देखिए D Q R का वैल्यू कितना दिया भैया? 0, लिख दीजिए D Q हो गया। अब यहाँ पे R का वैल्यू यदि 0 है आपका, तो जानते हैं कि R में जो शेषफल जिसका 0 है उसका भाजक जो होता है वो लाइन का, वही उसका SCF। तो यहाँ पे आपका SCF कितना हो गया? D होगा कि नहीं? इसका SCF क्या हो गया? D हो गया। यही R का वैल्यू 0 नहीं देता तो इसका D होता? नहीं होता। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, और क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव का जमाना है, आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपका 50% नहीं 50 नहीं 60-70% आप बोलिए तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहता है। ठीक है, तो यदि आप कॉन्सेप्ट को नहीं सीखते हैं तो आप मैथ में 100/100 नहीं ला सकते। खाली क्वेश्चन आंसर प्रश्न वाली एक्सरसाइज को रट के हो नहीं सकता, क्योंकि आप मैथ का कॉन्सेप्ट होता है, एग्जाम्पल है, उसको आप रीडिंग कीजिए। और 90% बच्चा मैथ का रीडिंग करते ही नहीं है, क्योंकि रीडिंग करने के बाद उसको समझ में आता नहीं है। क्यों नहीं समझ में आता है? क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट लेवल जो है एकदम 0 होता है। ठीक है, और टीचर जब बताते हैं तो उसको छोटा छोटा चीज़ जो उसको समझ लायक होता है उसी को बता के निकल जाते हैं, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। जब आप आगे क्लास जाइएगा, आपका छोटा भाई बहन होगा, तो आप उसको नहीं पढ़ा पाते, नहीं बता पाते, कहते हम भूल गए। क्यों भैया? क्योंकि आप सवाल को सिर्फ रटे हैं, आप पढ़े नहीं, सवाल को सिर्फ रटे हैं। और अब जमाना 70% आपका ऑब्जेक्टिव यानी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आता है, तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना ही पड़ेगा, सवाल तो आएगा नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट के अंदर से निकल गया, और ये क्वेश्चन को आप आसानी से, कुछ है R का वैल्यू 0 तो इसका भाजक ही, अब पूछ देगा, 4 ऑप्शन दे दिया तो आपको बुझाएगा ही नहीं कि क्या CD लिखा है, पता नहीं। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन समझ गए। इसी में क्वेश्चन दूसरा दे दे, मान के चलिए ये दे दे क्वेश्चन, देखिएगा, लिख दे कि F बराबर GQ प्लस R। ठीक है, और इसमें आपसे पूछे कि भैया R का वैल्यू दे दे 0, ये देगा ही R का वैल्यू। तो आप जानते हैं इसका SCF क्या हो जाएगा? जब R के जगह वैल्यू 0 होगा, इसी का भाजक जो होगा वही क्या होगा? G हो गया। ठीक, इसी में पूछ दे Q दे दे 0, तब क्या हो? Q यदि 0 दे देगा, इस जगह यदि Q 0 हो जाएगा तो ये क्या होगा बताइए? तो इसका Q से यदि इसको गुना कीजिएगा तो क्या होगा? इसका भी SCF 0 हो गया, 0 हो जाएगा। आप यदि हम कहें भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिए 5, 5 से भाग 4, आपको यदि देने बोले तो क्या बोलिएगा? तो पहले इसको पॉइंट देने के लिए यहाँ पे 0 पॉइंट के पहले 0 लगाते हैं, क्योंकि 5 गुना 0 करके यहाँ पे 0 लगाते हैं। ठीक है, तब आप इसको फिर गुना करते हैं, ऐसे देखिए हम सिखाते हैं। 0 गुना 5 5, सॉरी 0 गुना 5 तो 0। अब देखिए इसका वैल्यू कितना आया, कितना है बताइए? 0, 4 आया और 0, तब आप 8 पंचे यहाँ पे 40 लगा पाते।
एकदम छोटा छोटा कॉन्सेप्ट भैया जो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए एक और कॉन्सेप्ट है, बड़ा ज़बरदस्त है, उसको हम आपको सिखाते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए और क्या है, बी है। कोई धनात्मक पूर्णांक ए और क्या है, बी है। यदि इसका एचसीएफ आपसे पूछे, क्या पूछे, एचसीएफ पूछे, तो आपसे पूछेगा कि इसका एचसीएफ की होगा, ए बी का एचसीएफ की होगा। तो ये जवाब देता है ए बी का जो एचसीएफ होगा ना, वही एचसीएफ होगा यहाँ पे किसका, बी और आर। देखिए कुछ नहीं आपको बुझाएगा, जब लिख देंगे हम ये वाला तो आपको कुछ नहीं बुझाएगा। आप कितनों सवाल को रट लिए हैं, हो सकता है आप एक्सरसाइज का सारा सवाल बना दे, मगर इस लाइन से आपको कुछ नहीं बुझाएगा। और बड़ा क्रिटिकल है, बड़ा दिक्कत है, बहुत इजी है, आपके बुक में है, हम कहीं से चुरा के लाए नहीं, आपका बुक में ये सब दिया है। और इससे आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। देखिए कैसे, आपसे हम एक नंबर ले लें, मान लीजिए यहाँ पे ले लिए 40 और यहाँ 30, बचा करता 4, यहाँ पे 9 आ गया तो 4 दूनी 8, यहाँ कितना बचा है, ठीक है। फिर इससे भाग दीजिए तो आपका कितना आएगा, 4। आपका एचसीएफ कितना आया, ये तो आप जानते हैं कि ई वाला एचसीएफ होगा। इसमें यही बात को हम यहाँ पे लिखते हैं, सॉरी यहाँ पे एचसीएफ हो गया, एचसीएफ किसका, 40 और 9 का। ठीक, अब यहाँ पे एचसीएफ किसका, आपसे देखिए यहाँ पे दिमाग लगाइए, ई है मेरा बी, ई क्या है, बी, और ई वाला क्या है, आर। यदि इस बी और इस आर का एचसीएफ निकालिएगा ना, तो इस 40 और 9 के ही बराबर आएगा। यानी 9 और 4 का एचसीएफ निकालिएगा तो दोनों का एचसीएफ क्या आएगा, बराबर आएगा। मुझे बात, इसी बात को और हम लिखना चाहें तो यहाँ पे बढ़ा के और लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बात, एचसीएफ यहाँ पे देखिए कितना है, देखिए यहाँ पे 40 तो इस 40 फिक्स है, यही दो धनात्मक नंबर है। अब यदि इसका एचसीएफ बता करें तो इसमें, तो ई मेरा बी हो गया। अब यहाँ ई वाला से बात करें तो ई बी अशेष फल करता है 1 और 4 का एचसीएफ ज्ञात कीजिएगा तो इसके बराबर आएगा। देखिए 1 और 4। यदि और हम बात करें, यहाँ तो कट गया, तो जहाँ कट जाता है वहां से उसका नहीं लेते। ठीक, तो इसका एचसीएफ कितना आया, 40 9 का एचसीएफ कितना आया भैया, 1 आया। तो और 1 और 4 का कितना आएगा बताइए, 1 ही आएगा। 9 4 का कितना आएगा, 1 ही आएगा। नहीं, 9 4 का आप निकाल के देख लीजिए, ये छोटा छोटा चीज है, 4 से 9 में तो 4 दूनी 8, बचा कितना, 1 से बाद 4 में 4। क्या कॉन्सेप्ट खराब है कि कॉन्सेप्ट सही है, सीखने लायक है कि नहीं? तो आपको इस छोटा छोटा चीज को सीखना पड़ेगा। आप सिर्फ एक्सरसाइज के पीछे भाग के आप बोर्ड एग्जाम को पास नहीं कर सकते। यानी पढ़ने का मतलब है कि आपको पूरी किताब में जितना चीज है वो सारा आना चाहिए। ठीक है, आप ऊपर ऊपर एक्सरसाइज पढ़ने से आपको कुछ नहीं होगा भैया। ठीक है, क्योंकि 70% एग्जाम, और जब आप बोर्ड एग्जाम से पास करते हैं, जब आपका करियर आगे बढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, तो वहां जाके आपको कौन सी आता है, कॉन्सेप्ट ही काम आएगा, एक्सरसाइज तो काम आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए आप इस छोटी छोटी बातों को ध्यान से कॉन्सेप्ट को सीखिए, और जो हम आपको पढ़ा देंगे उसके बाद आप मैथ का बुक लीजिए और उसको एक बार रीडिंग कीजिए। उसके बाद बोलिएगा कि आप मैथ सच में मैथ है या मैथ सिर्फ एक्सरसाइज में ही मैथ है। नहीं भैया, मैथ कॉन्सेप्ट है, और उस कॉन्सेप्ट को यदि अभी आप सीखते हैं
तो आगे जब जाइएगा, आगे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तब आपको लगेगा कि नहीं, हम कुछ शुरू से ही कुछ पढ़े हैं। ठीक है, यदि आपको हम और बात करें, और इसमें सवाल है, उदाहरण है, उस उदाहरण को लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है 40,500। अब देखिए बड़ा कौन है, ये है बड़ा, तो हम जानते हैं कि इससे ही बड़ा है, तो ये बात हम यहाँ पे लिख दें। ठीक है भैया। यूक्लिड बोलता है कि यदि ई आपका धनात्मक पूर्णांक है तो बी भी धनात्मक है, तो क्यू और आर होगा। मगर शर्त है, शर्त क्या है, तो जीरो जो होगा वो आर के बराबर या आर जीरो जो होगा, जीरो के बराबर आर होगा, या जीरो से बड़ा आर होगा। ठीक है, और आर से बड़ा कौन होगा, बी होगा। यही सर, कोई दिक्कत नहीं। यदि इसको हम सॉल्व करें, सबसे पहले बड़ा जो है कौन से डिजिट का है लिखें, इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले भाजक बन जाएगा। इसको गुना यदि हम 3 से करते हैं और एक बच जाता है 420। ठीक है, तो हम कैसे किए, क्योंकि हमको पता है, पहले सोल्यूशन इसका करके कर लिए हैं, इसीलिए हमको पता है। आप भी 1-2 बार बनाइएगा तो आपको भी पता हो जाएगा। नहीं तो आपको दिक्कत है तो यहाँ पे आप इसको रफ में कर सकते हैं। तो वही चीज लिखिए 12,576, भाग दे दीजिए 40 50 से, 40 52 है नहीं। ठीक है, यदि आप इससे भाग देते हैं, स्पष्ट रूप से लिख देते भाई 40, तो 3 बार आप खिलाइए। कितना बार, 3 बार। तो देखिए 4 3 दूनी 6, यहाँ कितना बचा, कुछ नहीं, 5 दिया 15 करीब 5। अब 3 गुना 0 तो 0, और इसका 1 बचा था तो 1, 0 और 1 1, और 4 दिया भागा। तो इस क्या बचा, 0 बचा, 2 बचा, यहाँ 420। अब इस 420 को यहाँ पे हम लिख देते हैं ताकि जगह का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो ये आ गया यहाँ पे। अब देखिए ये जो इसका शेषफल है वो भाजक बन गया, और ये जो भाजक है वो भाज्य बन गया। तो यही बात को यहाँ पे भी लिखनी है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। अब बताइए इसको कितना से गुना करें जो कट जाए, कितना से गुना करें जो कट जाए, तो कितना से करेंगे, 9 से, और शेषफल मेरा बचेगा 272। देखिए कैसे, इसको फिर करते हैं, 9 से इसको गुना कीजिए, तो 9 गुना 0 0, 9 गुना 0 0, 9 दूनी 18 करीब 8, और तुम्हारा 1 आरू यहाँ गुना कीजिए, 9 चौक 36, आरू 1 37। तो यहाँ देखिए 2, यहाँ 15 मार गया 7, और यहाँ कितना बचा 9, 9 में 7 गया 2, और 3 में 3, तो कितना हुआ 272। फिर इस भाजक बन गया भाज, और शेषफल बन गया भाज्य। इस बात को फिर यहाँ पे नोट कीजिए, कितना है 200। इसको भाग देते हैं तो कितना आएगा, देखिए आप भाग देखिए। ठीक है, हम कुछ बताते हैं आपको। यदि इसको भाग देंगे तो एक बार सबसे पहले खाएंगे, क्योंकि 2 बार खाएंगे तो 420 से ज्यादा हो जाएगा। एक बार खिलाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में 8 गया तो 2 गया तो 8, यहाँ बचा 1, 11 में 7 गया 4, यहाँ बचा कितना भैया 3, 148। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 200 कितना है, हाँ 272। अरे भाई यहाँ 420 होगा, यहाँ 420 होगा, 272 गुना 1 प्लस 148। देखिए शेषफल देखिए 0 नहीं ना आ रहा है, जहाँ शेषफल 0 होगा वहीं रुकेंगे। अब क्या है 272, अब यहाँ पे है 272। अब यही बात को यहाँ पे लिखिए, फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं 272 फिर बन गया भाज्य, और जो शेषफल आपका बचा था 148 वो मेरा हो गया भाजक। एक बार फिर खिलाइए, तो 12 में आ गया 4, यहाँ बचा 5, 5 में 4 गया 1, यहाँ बचा 1, सॉरी 148 ना, 148 बचेगा 8, 12, यहाँ 11 में 7 गया 4, यहाँ का बचा 3 3। ठीक है 148। इसको एक बार कर देख लीजिए,
12 में 8 4, यहाँ बचा 6, 6 में 4 गया 2, 124। तो ये बात को यहाँ पे लिखते हैं 48 गुना 1, 148 गुना 1 प्लस 124। अब 148 यहाँ पे आएगा। इसी तरह आप करके इसको कर सकते हैं, फिर 148 भाग दीजिए, फिर ऐसे ऐसे कर सकते हैं। इसका ही सहारा आप ले सकते हैं। यदि आप 1-2 बार इसका सहारा लेके बनाते हैं तो 1-2 बार बनाने के बाद ये अपने आप बनाने लगेगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। चलिए, तो 124 गुना 1 बचता भैया 24, फिर 124, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। हाँ, चलिए, एक यहाँ हो गया, यहाँ हो गया 24 गुना 4 + 16, कितना बार करेंगे देखिए, इसको देखिए यहाँ पे कितना बार करना है। 24 24 24 गुना करते हैं तो 24 पंचे कितना हो गया 120। हाँ, 24 पंचे 120, बचा करते 4। अब क्या आया आपका यहाँ 24, तो आप जानते हैं कि कितना 4 गुना 6 प्लस 0, 6 24 पूरी गया। तो शेषफल यहाँ पे कितना आया भैया 0। तो आप कहा सकते हैं क्या, यहाँ पे लिख दें तो आप कह सकते हैं अतः 12 5 7 6 तथा 40 52 का एचसीएफ कितना है 4। ठीक, कोई दिक्कत। यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, यदि 40 52 और 420 का एचसीएफ लीजिएगा, 40 52 और 420 का एचसीएफ लीजिएगा, तो जितना 12 5 76 का 40 52 का जितना आएगा वही आएगा। यहाँ पे करने का मतलब एगो कॉन्सेप्ट आप लोग सिखाएं, एचसीएफ यहाँ पे लिखे 12 5 7 6 का जितना एचसीएफ होगा इस दोनों का, उतने यहाँ इसका भी एचसीएफ होगा। किसका, इसका, यानी भाजक और शेषफल का। फिर इसका और इसका, फिर इसका और इसका, फिर इसका। इसमें किसी का चेक कीजिएगा ना, तो इसके शेषफल जितना, इसका शेषफल यदि 4 है तो आप इसका कर लीजिए, वही आएगा। इसका एचसीएफ, सॉरी एक बार, इसका एचसीएफ 4 है तो आप भाजक और शेषफल का एचसीएफ भी हर हमेशा 4 ही होगा। बस जिसका शेषफल 0 है उसको छोड़ के ऊपर, जैसे हम कहेंगे 24 और 4 का एचसीएफ क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं सर 4 ही होगा। हम कहें 124 और 24 का क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं सर 4 ही होगा। बात मेरा समझे। जो धनात्मक पूर्णांक आप ए बी लेते हैं तो उसका एचसीएफ और भाजक जिसको बी कहते हैं, भाजक बी, ठीक है, भाजक और शेषफल का एचसीएफ धनात्मक पूर्णांक का जितना एचसीएफ होगा वही होगा, बी और आर का एचसीएफ वही होगा। अब किसी भी कंडीशन से यहाँ से इसका और इसका एचसीएफ चेक कीजिएगा ना तो वही 4 ही आएगा, इसका चेक कीजिएगा ना वही 4 ही आएगा, इसका चेक कीजिएगा ना तो वही 4 आएगा। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हम कहें कि 2 संख्या का यदि एचसीएफ 4 है तो हम कह दें कि बताओ भाई उसका भाजक और शेषफल का एचसीएफ कितना होगा, तो आप बोल दीजिए 4 है। 2 संख्या का कोई दो धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ यदि 4 है तो आप बोल सकते हैं कि उसका शेषफल और भाजक का एचसीएफ कितना होगा, तो आप बोल दीजिए 4 होगा। ठीक कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग 2 पे चलते हैं। चलिए अब हम लोग 2 के पास चलते हैं। चलिए ये है आपका उदाहरण नंबर 2, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, यदि आपके पास कॉन्सेप्ट है तो ये क्वेश्चन इजी है और आप इसको कम से कम 10 सेकंड में बना के क्लियर। इसमें कुछ कहा ही नहीं गया, सब चीज आपको दिया है, बस उसको समझना है, ठीक है। देखिए पता है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है।
कहता है कोई भी सम संख्या हो जाए वह 2q के रूप में होता है या नहीं होता है, ये बता रहा पूछ रहा है आपसे। तो आप अभी दर्शाना का मतलब आप प्रूफ कीजिए, दिखाइए, ठीक है। तथा प्रत्येक धनात्मक विस्पांक पूर्णांक इस रूप में होता है। तो आप एक बात याद रखिए, कुछ नहीं यहाँ पे बात याद, सर सम संख्याओं में यदि हम विषम संख्या को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। नहीं देखिए, ई है मेरा 2 और 2 में एगो विषम 1 जोड़ दिए तो कितना हुआ, विषम तो हुआ। यदि मेरा ई 4 है, 4 में हम 3 जोड़ दिए, एक सम एक विषम, तो कितना हुआ, देखो विषम हो गया। अब आपसे पूछेगा भैया बताओ सम में सम को जोड़ें तो क्या होगा, सम ही होगा। नहीं देखिए 2 में हम 4 जोड़ दे, देखिए सम आ गया, सम में सम। एक बार और याद रखिए, आपसे ये पूछे कि सर विषम में विषम जोड़े तो आप जोड़ के देख लीजिए, विषम में विषम। हम कहें तो विषम में विषम जोड़िएगा तो सम होगा, क्या होगा, सम होगा। देखिए विषम 3 है विषम और आपका मान के चलिए 5 है विषम, तो कितना हुआ, देखो समारा। बस इसको याद रख लीजिए, कहानी खत्म। चलिए आपको लिख लेना है कॉपी में। अब कोई भी धनात्मक पूर्णांक, तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक तुमको पता नहीं है, सबसे पहले उसको मानना होगा। मान लीजिए भैया, माना कि कोई, यहाँ पे हल लिख सकते हैं आप, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए है तथा भाजक या भाजक बोल दीजिए, या तो 2 धनात्मक पूर्णांक बी मान लीजिए इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और शेषफल को हम की मान लें आप। तो देखते हैं यहाँ पे, तो b का वैल्यू कितना है, देखिए आपके पास क्या दिया है, हम बोले ए, तो ए मेरा मान लिए, चलिए अब b तो b है, तो b कितना दिया है, b यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो यही b है, तो b दिया है 2। तो r कितना दिया है, r का मतलब शेषफल, हम लिख देते हैं शेषफल यानी r, ठीक है, r कितना दिया है। तो देखिए ई b का वैल्यू 2 है, तो मतलब भाजक 2 है, तो इससे छोटा ही होगा शेषफल, भाजक से छोटा ही होता है। ये देखिए ए है भैया, ये b है, ये q है, दिया, तो इससे r छोटा होगा। यदि ई आपका 2 है तो हो सकता है ये 0 होगा, 1 होगा, यही तो होगा, 2 से छोटा ये नहीं हो सकता है 0 1, क्योंकि धनात्मक ऋणात्मक तो आपको लेना ही नहीं है, क्योंकि यूक्लिड ऋणात्मक को प्रमाणित नहीं किया, सिर्फ धनात्मक को किया। चलिए देखिए, तो r का वैल्यू 0 और 1, यानी यहाँ पे हम पूरा लिख दें शेषफल, कोई दिक्कत नहीं। चलिए r का वैल्यू अब आपको पता चल गया, a भी पूर्णांक है, b भी पता चल गया, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे a बराबर BQ प्लस r, नहीं तो a है सर, b का वैल्यू 2 है, q तो q है, r का वैल्यू कितना, जब आप यहाँ पे लिख सकते हैं जब r बराबर, यहाँ पे सीधा से लिखिए, ठीक है, हम एक बार लिख देते हैं आपको। देखिए यहाँ शेषफल यानी r बराबर 0 है, कोई दिक्कत नहीं। तो a बराबर BQ प्लस r, ये तो आप जानते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चलिए ये अब देखिए r जब r बराबर 0 लेते हैं तो इसको बैठा दीजिए, b का वैल्यू कितना है 2, q तो q, r का वैल्यू कितना 0 लिए, तो बताइए ये कितना होगा 2। अब ये देखिए ये 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, 2q 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो जो 2 से कटता है उसको सम कहते ही नहीं, तो सम हो गया। जब r बराबर कितना 1, अब 1 क्या बचा, तो आप जानते हैं कि a बराबर 2q प्लस 1,
तो देखिए एक सम में, ये आपका क्या है, सम है, एक सम में एक विषम जोड़ा तो विषम होगा कि नहीं, यही तो आपसे पूछा भी है। प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होता है कि नहीं, तो आप लिख सकते हैं चूंकि 2q सम है, यहाँ पे लिख सकते हैं सम प्लस विषम जोड़ते हैं तो क्या होता है, छोड़ दीजिए इसको नहीं लिखते, यहाँ पे लिख दीजिए चूंकि 2q प्लस 1 कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में हो सकता है। एक क्वेश्चन पूछा कि इसको इस रूप में हो सकता है, तो प्रूव करके दिखा दिए हो सकता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे, और उम्मीद इसको सिर्फ समझना आपको, देखिए सवाल कुछ नहीं है, सवाल में हर चीज दिया है, बस इसको समझिए। ठीक है भैया, एक बार समझ में ना आए तो दूसरे बार वीडियो देखिए, कॉपी कलम लेके वीडियो देखिए और उसको लिखिए 1-2 बार, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगले क्लास में एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 को पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं भैया कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आ गया भैया, यदि हमारे वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी मदद मिलता है तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम जब वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके पास वीडियो जाएगा।